Hello friends, welcome back to my channel. Discuss the contractual liabilities of a minor under the Indian Contract Act 1872. या फिर आपको एक फ्रेज दे दिया जाएगा और उस पर डिस्कशन करने को कहा जाएगा. The phrase will be minors are incapable of entering into a valid contract. Discuss. और the question में भी discuss the nature of minors agreement and its legal effects. फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा पूछने वाला तरीका ये है दैट आपको ये फ्रेज दे दिया जाएगा और इस पर डिस्कस और कमेंट करने को कहा जाएगा. द फ्रेज इज नो पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज नॉट ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी. कमेंट एंड डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो या तो आपको ऊपर वाला फ्रेज दिया जा सकता है या फिर नीचे वाला. क्वेश्चन सेम होगा तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा. चलिए तो लास्ट वाले क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लेते हैं. डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ द डिसाइडेड केसेस एंड रेलिवेंट प्रोविजंस अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. मतलब कि क्वेश्चन में आपसे केसेस भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए लॉ के पेपर में जब भी आप तैयारी करें केस लॉ के साथ करें. और अगर एग्जाम में आपसे केस पूछा ना भी जाए तब भी आप अपनी तरफ से एक केस जरूर लिखा करिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके. तो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट अगर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पेपर में आपसे माइनर के कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के बारे में पूछा जाए या फिर माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट के केस लॉ के बारे में पूछा जाए तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा और एग्जाम में इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिएगा. बिकॉज भले ही इसका क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लगे बट इसका आंसर काफी सिंपल है और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा. चलिए तो अब देखते हैं इसके आंसर को. तो इसके आंसर में फ्रेंड्स सबसे पहले आप एक हेडिंग डालेंगे जिसका नाम होगा माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट और उसको एक्सप्लेन करेंगे. तो फ्रेंड्स, माइनर का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा. माइनर को हिंदी में बोलते हैं नाबालिग. मतलब वह पर्सन जो 18 साल से कम आयु के अंतर्गत आते हैं उन्हें माइनर कहा जाता है. चलिए तो अब देखते हैं माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट को. तो देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन 10 हमें बताता है कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उन्हें कॉम्पिटेंट होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए. और इसी के साथ सेक्शन 11 हमें बताता है कि कौन कौन सी पार्टीज कॉम्पिटेंट होती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए. सो यू कैन रीड दिस. सेक्शन 10 डिक्लेयर्स दैट द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. मतलब कि वही हो गया जो मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन 10 हमें बताता है कि पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होना जरूरी है. आगे देखते हैं. रिगार्डिंग द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, सेक्शन 11 सेज दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी. मतलब कि जो 18 साल से ऊपर की आयु का हो, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड. मतलब कि जिसका दिमाग ठीक हो, एंड इज नॉट डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट. मतलब कि उसे किसी भी लॉ के द्वारा डिसक्वालिफाई नहीं किया गया है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए. Thus the section declares the following persons to be competent to contract. First one is minors. Second, person of unsound mind. And the third one is persons disqualified by law to which they are subject. मतलब कि सेक्शन 11 के तहत ये 3 लोग जो इनकॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, यानी कि इनके द्वारा बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होते हैं, वो कौन से पर्सन होते हैं. पहला हो गया माइनर, यानी कि जो 18 साल से कम आयु का है. दूसरा हो गया पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि जो एक पागल व्यक्ति है जिसका दिमाग ठीक नहीं है. और तीसरा पर्सन हो गया पर्सन्स डिसक्वालिफाइड बाय लॉ. मतलब कि अगर किसी भी पर्सन को किसी भी लॉ के द्वारा डिसक्वालिफाई कर रखा है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, तो उसके द्वारा बनाया गया भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे. अब देखते हैं आगे. तो फ्रेंड्स, इसका अगला पॉइंट है नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट. तो फ्रेंड्स, इसमें भी यही लिखा गया है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि सेक्शन 10 हमें क्या बताता है और सेक्शन 11 हमें क्या बताता है. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट जो माइनर के द्वारा किया गया है वो वैलिड नहीं होता है. इसीलिए कहा जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के द्वारा बनाए गए होते हैं वो वॉइड होते हैं,
उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है लॉ के अंतर्गत। सो इफ यू वांट टू राइट, यू कैन ऑल्सो राइट दिस, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद अ माइनर इज वॉइड, इट हैज नो वैल्यू इन द आईज ऑफ द लॉ। फ्रेंड्स, इसमें आप एक केस लॉ लिख सकते हैं। केस का नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। फ्रेंड्स, ये केस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है जिसमें प्रिवी काउंसिल ने माइनर्स के एग्रीमेंट को लेकर एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया था। तो फ्रेंड्स, इस केस की पूरी डिटेल हम वीडियो के एंड में देखेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फिलहाल उससे पहले हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। तो फ्रेंड्स, इफेक्ट्स ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट का पहला पॉइंट है, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। तो इसको समझने से पहले हम समझेंगे एक एग्जाम्पल को, ताकि ये पॉइंट हमें अच्छे से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, सपोज करिए कि एक बच्चा है जो कि 18 साल से कम एज का है और उसने किसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया। तो क्योंकि फ्रेंड्स वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो इस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि उस माइनर से उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाया जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा फ्रेंड्स कि अगर एक बच्चा है जिसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो उससे उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवाया जाए। क्यों? ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर यही लिखा है फ्रेंड्स, सिंस अ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सोल्युटली वॉइड, देयर कैन बी नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके आगे देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, even when a contract has been entered into by a guardian on behalf of a minor, there can be no specific performance by or against minor। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और आप एग्जाम में आराम से इस आंसर को लिख पाएं। तो फ्रेंड्स, सपोज करिए कि एक माइनर है और उस माइनर के बिहाफ में उसके गार्जियन ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो अब आप बताइए कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एक माइनर के बिहाफ में साइन किया गया है और एक माइनर के द्वारा बनाया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक केस है, इस केस का नाम है मीर सरवरजन वर्सेस फखरुद्दीन। इस केस में प्रिवी काउंसिल ने कहा था कि किसी भी गार्जियन को पावर नहीं होती है कि वो एक माइनर को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड कर सके। सो यू कैन राइट दिस, दैट इट वाज हेल्ड बाय द प्रिवी काउंसिल दैट अ गार्जियन हैज नो पावर टू बाइंड अ माइनर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड द माइनर कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एज देयर वॉज नो म्यूचुअलिटी। तो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि माइनर के द्वारा बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट को या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बिहाफ में बनाए गए हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कराया जा सकता उस माइनर से, और किसी भी गार्जियन को ये पावर नहीं है कि वो किसी भी माइनर को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में बांध सके। चलिए तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज, माइनर इज नॉट लायबल टू रिफंड द मनी गेन्ड बाय फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। मतलब कि अगर किसी माइनर ने कोई पैसा लिया है किसी पार्टी से फ्रॉड करके या मिस रिप्रेजेंटेशन करके, तो उस कंडीशन में भी वो माइनर लायबल नहीं होगा कि वो उस पैसे को वापस करे उस पार्टी को जिससे उसने वो पैसा लिया है। तो फ्रेंड्स, सुनने में भले ही ये पॉइंट अजीब लग रहा हो, आई नो आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी ने किसी दूसरे के साथ फ्रॉड करके पैसा लिया है तो वो तो उसे रिफंड करना चाहिए, बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा क्यों नहीं हुआ था, ये देखने के लिए हम एक केस को समझेंगे जिसका नाम था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो फ्रेंड्स, इस केस में क्या हुआ था, इस केस में कहा गया था कि माइनर के द्वारा बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, तो इसलिए उस माइनर पे कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है कि वो उस मनी को रीपे कर सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इस केस लॉ की पूरी जानकारी हम इस वीडियो के अंत में लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड। रेटिफाइड का मतलब होता है मंजूर करना, या फिर कह लीजिए किसी एग्रीमेंट पे साइन करके उसे अपनी फॉर्मल कंसेंट देना, मतलब औपचारिक रूप से सहमति देना।
तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे एक एग्जाम्पल को, ताकि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ सके। तो सपोज करिए एक पर्सन ए है जो कि माइनर है, मतलब 18 साल से कम एज का है। वो पर्सन बी से कहता है कि आप मुझे कुछ पैसे दे दो, अभी तो मैं माइनर हूँ, पर जब मैं मेजॉरिटी अटेन कर लूंगा, मतलब कि जब मैं मेजर पर्सन बन जाऊंगा, तो मैं आपको आपका पूरा पैसा वापस कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप बताइए, क्या ये एग्रीमेंट वॉइड होगा या वैलिड होगा? तो इसका आंसर है, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होगा। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट में यही एक्सप्लेन किया गया है दैट माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड। सिंस अ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, इट फॉलोज दैट देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ रेटिफाइंग इट। मतलब कि एक माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, इसलिए कोई सवाल नहीं होता कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करा जा सके। आगे देखते हैं। एंड हेंस अ प्रॉमिस बाय अ पर्सन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी टू रिपे मनी लेंट एंड एडवांस टू हिम ड्यूरिंग माइनॉरिटी कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एज द कंसिडरेशन गिवन ड्यूरिंग माइनॉरिटी इज नो कंसिडरेशन एट ऑल। मतलब कि अगर कोई एक माइनर पर्सन है जो कहता है कि उसे पैसे अभी चाहिए, लेकिन वो उस पैसे को रीपे कर देगा, यानी कि वापस कर देगा जब वो मेजॉरिटी अटेन कर लेगा, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, बिकॉज इस केस में जो कंसीडरेशन है वो वैलिड कंसीडरेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कंसीडरेशन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कंसीडरेशन पर भी 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो कंसीडरेशन के पूरे टॉपिक को केस लॉ के साथ हम समझेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब मैं वो वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच पाए। सो फ्रेंड्स, प्लीज क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर इन फेवर ऑफ अ माइनर इज एनफोर्सिएबल। तो इसमें क्या लिखा है फ्रेंड्स? इसमें लिखा है देयर इज नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट which prevents a minor from being a promisee or transferee. The law does not regard a minor as incapable of accepting a benefit. तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि एक माइनर को प्रिवेंट करे एक प्रोमिसी बनने से या फिर ट्रांसफरी बनने से। तो फ्रेंड्स, प्रोमिसी क्या होता है, प्रोमिसर क्या होता है और प्रपोजी क्या होता है, इन सब का मीनिंग मैंने आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझाया था। तो आई होप आपको वो सब मीनिंग अच्छे से याद होंगे, तो मैं यहाँ पर उसको रिपीट नहीं करूंगी, इसलिए देखते हैं आगे। और फ्रेंड्स, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, वो प्लीज इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में कवर किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं या फिर चैनल पर जाकर भी इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, उसमें जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है वो 80% चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आए, तो प्लीज उसको अच्छे से याद करिएगा। चलिए, तो आगे क्या लिखा है? द लॉ डज नॉट रिगार्ड अ माइनर एज इनकेपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ बेनिफिट। मतलब कि लॉ किसी भी माइनर को इनकेपेबल मतलब असक्षम नहीं बनाती है किसी भी बेनिफिट को एक्सेप्ट करने के लिए। इन शॉर्ट वी कैन से एक माइनर बेनिफिशियरी पार्टी हो सकता है अगर कोई पैसे का लेन देन हो रहा हो तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम समझेंगे एक एग्जाम्पल को। सपोज करिए एक माइनर है और वो एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तो उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए उसने एक सेकेंड पार्टी को कुछ रुपए दिए। तो जैसा कि हमने अपने पहले पॉइंट्स में समझा कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि एक माइनर के पैसे डूब जाएं, बल्कि एक माइनर अपने पैसे को वापस से मांग सकता है। सो फ्रेंड्स, यू कैन रीड दिस इन योर बुक। इट इज रिटन ओवर देयर that where a minor purchaser of immovable property was subsequent to his purchase dispossessed by a third party, it was held that the minor could recover from his vendor the sum which he had paid as purchase money. मतलब कि एक माइनर अपने पैसे को रिकवर कर सकता है जो उसने परचेज मनी के रूप में दी थी। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट भले ही वॉइड हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि माइनर के द्वारा लगाया हुआ पैसा डूब जाए,
माइनर को ये पूरा हक है कि वो अपने पैसे को वापस मांग सके। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको इफेक्ट्स ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के एंड में हम केस लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे, तो देखते हैं हमारा केस लॉ। तो फ्रेंड्स, केस का नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो इस केस में क्या हुआ था फ्रेंड्स, एक पर्सन था जिसका नाम था धर्मोदास घोष, जो कि एक माइनर था और उसके पास कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी थी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है फ्रेंड्स? जिस प्रॉपर्टी को आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, और वी कैन से हम उन्हें मूव नहीं कर सकते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उन्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, घर, मकान, जमीन, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं। तो इस केस में क्या हुआ फ्रेंड्स, जो धर्मोदास घोष था, जो कि एक माइनर था, उसके पास कुछ जमीन थी जिसका वो मालिक था, और उसकी मदर उसकी लीगल गार्जियन थी। अब होता यह है कि धर्मोदास घोष को कुछ पैसे की जरूरत होती है, तो वो क्या करता है, वो जाता है एक मनी लेंडर के पास जिसका नाम था ब्रह्मोदत्त। ब्रह्मोदत्त ने अपना सारा कामकाज करने के लिए एक अटॉर्नी रखा हुआ था जिसका नाम था केदारनाथ। तो इन दो नामों में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ब्रह्मोदत्त कौन था? ब्रह्मोदत्त मनी लेंडर था, जबकि केदारनाथ कौन था? केदारनाथ ब्रह्मोदत्त का अटॉर्नी था। चलिए, तो इस केस में क्या होता है, धर्मोदास घोष जो कि माइनर था, वो मनी लेंडर के पास जाकर अपनी कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर देता है। मॉर्गेज मतलब गिरवी, और इसके बदले लोन ले लेता है 20,000 रुपए का, 12% पर एनम इंटरेस्ट के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। 15 जुलाई 1895 को जो धर्मोदास घोष की मदर थी, जो कि धर्मोदास घोष की लीगल गार्जियन भी थी, वो एक नोटिस भेजती हैं केदारनाथ को, जिसमें लिखा होता है कि उनका बेटा धर्मोदास घोष अभी भी माइनर है, यानी कि 21 साल से कम है, और जो कोई भी उसे पैसे देगा वो अपने रिस्क पर देगा। इसके कुछ दिन बाद 10 सितंबर 1895 को धर्मोदास घोष अपनी मदर के साथ लोअर कोर्ट में जाते हैं और एक सूट फाइल कर देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि क्योंकि धर्मोदास घोष एक माइनर था, तो जो एग्रीमेंट हुआ मॉर्गेज का वो बाइंडिंग नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस पर ब्रह्मोदत्त अपने डिफेंस में प्लीड करते हैं। प्ली का मतलब मैंने फ्रेंड्स आपको अपने चैनल पर बताया था, तो आई होप आपको याद होगा। फिलहाल जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं कि प्ली का मतलब होता है दलील देना। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मोदत्त डिफेंस में कुछ दलीलें पेश करते हैं। उनकी पहली दलील में वो कहते हैं कि मॉर्गेज के टाइम जो प्लेंटिफ था, यानी कि धर्मोदास घोष, वो माइनर नहीं था। उनकी दूसरी दलील थी, उन्हें यानी कि ब्रह्मोदत्त को और उनके अटॉर्नी को कोई भी नोटिस नहीं मिला कि प्लेंटिफ माइनॉरिटी में है। उनकी तीसरी दलील थी कि अगर प्लेंटिफ माइनर भी था तो उसने फ्रॉड किया, एक माइनर होते हुए भी उसने अपने आप को मेजर बताया। तो इन सब दलील के आधार पर ब्रह्मोदत्त का कहना था कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, इन सब दलील को पेश करने के बाद भी ट्रायल कोर्ट धर्मोदास के हक में फैसला सुनाती है, मतलब कि वो ब्रह्मोदत्त के अगेंस्ट में फैसला सुनाती है और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मान लेती है। जाहिर सी बात है, इस बात पर ब्रह्मोदत्त सेटिस्फाई नहीं थे, तो वो अपील करते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में। अब क्या होता है, कलकत्ता हाई कोर्ट भी ट्रायल कोर्ट के फैसले पर एग्री कर जाती है और ब्रह्मोदत्त का केस डिसमिस कर देती है। उसके बाद केस जाता है फ्रेंड्स प्रिवी काउंसिल में, लेकिन तब तक क्या होता है, ब्रह्मोदत्त की डेथ हो जाती है, तो इसलिए आगे की केस की प्रोसीडिंग्स उनकी वाइफ देखती हैं, जिनका नाम था मोहरी बीबी। इसीलिए इस केस का नाम भी मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष पड़ गया। फिलहाल जब ये केस प्रिवी काउंसिल में जाता है तो प्रिवी काउंसिल भी ब्रह्मोदत्त की अपील को डिसमिस कर देती है, मतलब खारिज कर देती है, और अपने फाइनल डिसीजन में प्रिवी काउंसिल कहती है कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है। एब इनिशियो का मतलब फ्रॉम दी बिगनिंग। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी माइनर के साथ किया जाता है तो वो वॉइड एब इनिशियो बन जाता है, मतलब बिगनिंग से ही वो वॉइड होता है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं होता है।
फाइनल डिसीजन का दूसरा पॉइंट था कि क्योंकि माइनर इनकॉम्पिटेंट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है इन द आईज ऑफ लॉ, और वी कैन से इट हैज नो वैल्यू इन द आईज ऑफ द लॉ। प्रिवी काउंसिल के तीसरे डिसीजन में कहा जाता है कि धर्मोदास घोष को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो पैसे वापस करे, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है तो वो किसी भी प्रॉमिस में बाउंड नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये केस अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपसे यही कहना चाहूंगी कि ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम में आने वाले कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मेरे चैनल पर जल्दी ही अपलोड होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।